जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अंततः जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध इम्पीचमेंट का अभियोग लाने का मोशन पास हो गया। जी हाँ, इसमें अंतर है थोड़ा। इम्पीचमेंट मोशन नहीं पास हुआ है, इम्पीचमेंट लगाने का मोशन, जो इनिशियल मोशन होता है, वो 146 सदस्यों ने लोकसभा में दिया और वो पास हो गया और उसके ऊपर एक जुडिशल पैनल स्पीकर ओम बिरला जी ने अपॉइंट कर दिया। और उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव, जो कुछ दिन पहले तक राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उनको ज्यूरिस्ट माना जाता है, VV आचार्य, सीनियर एडवोकेट VV आचार्य, कर्नाटका हाई कोर्ट के, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, जिनका बहुत ही आदर किया जाता है लीगल सर्कल्स में, ऐसे व्यक्ति हैं। ऐसे 3 लोगों की ये कमेटी, जुडिशल कमेटी बना दी गई है। अब इसमें देखने वाली बात यह नहीं है कि इम्पीचमेंट मोशन चालू हो गया है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध। मामला यहाँ तक नहीं आता। आप ये देखिए कि इससे जुड़े हुए कितने विषय हैं। इसी से वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस धनखड़ का इस्तीफ़ा भी जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि जस्टिस धनखड़ जी ने किस तरह से यशवंत वर्मा को बचाने की कवायद की थी। लेकिन क्या यह यहीं तक सीमित है? क्योंकि जो धनखड़ जी ने किया था वो भारत में रिजीम चेंज की कवायद से जुड़ा हुआ है। और भारत में रिजीम चेंज कहाँ से जुड़ा हुआ है? भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो चूरा बनाया गया उससे जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान का जो चूरा बनाया गया वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? वो अमेरिका के जो चुपके से रखे हुए पाकिस्तान में परमाणु हथियार हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये मामला बड़ा गंभीर है और इसलिए आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कवायद भी की गई। कवायद इसलिए की गई क्योंकि उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के भी यशवंत वर्मा जी के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, बड़े निकट संबंध थे, सब जानते हैं। जो भी दिल्ली में रहता है वो जानता है, जो भी दिल्ली के जुडिशल सर्कल से संबंधित है वो जानता है। अच्छा, एक बात और भी है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी गायब हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि उनसे संपर्क ही नहीं हो रहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको गायब कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कोप भवन में है क्या? कोप भवन में है या निराशा भवन में है या कहीं भी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अनअप्रोचेबल है। जो लोग ये कह रहे थे कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो हैं वो एकदम से रिज़ाइन करने के बाद, इस्तीफ़ा देने के बाद में बिल्कुल सत्यपाल मलिक बन जाएंगे, उनकी बात भी कहीं सच होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये जो आप इस समय देख रहे हैं इम्पीच मोशन वाला, कि ये इतना सिंपल नहीं है। ये एक प्रकार से संकेत है बहुत सारे लोगों को। जो लोग धनखड़ जी को यूज़ कर रहे थे, कौन यूज़ कर रहे थे? जयराम रमेश की बात सब जानते हैं आजकल के, किस तरह से जयराम रमेश जो थे वो एडवाइज़र बन गए थे धनखड़ जी के। क्यों बन गए थे? धनखड़ जी का क्या रोल था? धनखड़ जी ने क्यों लोगों से कहा था कि चंद्रबाबू नायडू से बात करो? यशवंत वर्मा का क्या रोल था? भाई
गंभीर बातें हैं, ये इतना सिंपल सा नहीं दिख रहा, क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन पहली बार नहीं आ रहा है। देखिए इम्पीचमेंट मोशन 2 बार तो सदन में वोटिंग हो चुकी है। ऐसा हुआ है कि 2 बार, एक जस्टिस वी रामास्वामी थे 1993 में, फिर वो जब हुआ करते थे चीफ जस्टिस, मेरे ख्याल से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में इतना पैसा खर्च करवा डाला कि बाकायदा उसकी फिर जांच होनी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शिकायत की, उनकी शिकायत की गई, और जब इंटरनल इंक्वायरी हुई तो बात सच पाई गई। उसके बाद फिर उनके इम्पीचमेंट की सिफारिश हुई। इम्पीचमेंट की सिफारिश होने के बाद जुडिशल कमेटी जो आज कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसी तरह की एक जुडिशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसने उनके इम्पीचमेंट की सिफारिश की। इम्पीचमेंट का मोशन लोकसभा में आया, लेकिन वो टू थर्ड वोट नहीं ला पाया लोकसभा में। क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि साहब साउथ इंडिया के सांसद एक हो गए। साउथ इंडिया के सांसदों को एक साउथ इंडिया का जज बहुत महत्वपूर्ण लगा, उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं लगा। दूसरा जो आया था मोशन, जो राज्यसभा में पास हो गया, जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनके विरुद्ध क्या चार्ज था? उनके विरुद्ध ये चार्ज था कि साहब कि जब वो रिसीवर थे तो 23 लाख रुपए जो रिसीवर की प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने अपने अकाउंट में डाल लिए, और बाद में जब उसकी जांच हुई तो झूठ भी बोला। उसके बाद भी उनको कहीं से मौका लगा के उनको हाईकोर्ट का जज बना दिया गया, और बाद में जब यह बात खुली तब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया गया, और इम्पीचमेंट राज्यसभा में 2/3 से पास हो गया। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लोकसभा में वो जा नहीं पाया। तो इसको आप चाहें तो सफल इम्पीचमेंट कह लें, और चाहे ये कह लें कि साहब कि हाँ इम्पीचमेंट से बचने के लिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक जस्टिस शमीक मुखर्जी थे, उनको तो सिर्फ धमकी दी गई थी कि या तो रिज़ाइन कर दो या इम्पीचमेंट कर देंगे, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद वो अरेस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो थे वो शराब के ही नहीं, शबाब के भी शौकीन थे, और उनके जो शबाब का शौक़ था वो रिकॉर्ड हो गया, और उस रिकॉर्डिंग के बाद में फिर वो इस चक्कर में आ गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। खैर उनका तो इम्पीचमेंट मोशन का कुछ भी नहीं हुआ। इम्पीचमेंट का तो लोगों ने दस्तखत करके भी नहीं दिए थे। दस्तखत करके दिए थे और भी 3 लोग हैं, एक CV नागार्जुन रेड्डी हैं, उनके खिलाफ 2 बार आया, लेकिन वो सभापति के लेवल पे ही रिजेक्ट हो गया, वो सदन तक पहुंचा ही नहीं, कोई जुडिशल कमेटी वगैरह उसमें नहीं हुई है। एक जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ आया था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ लाया गया था। उनके खिलाफ क्यों लाया गया था? क्योंकि उनको दबाना चाहते थे कांग्रेस वाले कि वो राम मंदिर वाला जो निर्णय है वो फाइनल ना करें। फिर वो प्रेशर में भी आ गए, लेकिन उनके विरुद्ध जो मोशन जो लगाया गया था राज्यसभा में, वो भी सभापति ने अपने स्तर पर ही रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से जस्टिस पारडीवाला जो फ्यूचर CJI बनेंगे, इनके विरुद्ध भी कांग्रेस वालों ने मोशन लगाया था, लेकिन मोशन लगाते ही उन्होंने जो रिजर्वेशन के विरुद्ध अपने जो जजमेंट में कुछ लिखा था वो उन्होंने एक्सपंज कर दिया। वैसे उनकी पुरानी आदत है इस तरह की बातें करने की। अब उनके आदेश के विरुद्ध एक रेफरेंस भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा का पूरा संविधान ही बदल दिया। लेकिन जो मज़े की बात यह है कि साहब कि मैं इसमें एक नया एंगल जो लाया हूँ वो ये है कि क्या धनखड़ साहब का जो इस्तीफ़ा है, या इस्तीफ़ा देने पर उनको जो विवश किया गया, वो किसी भी तरह से ट्रंप से और अमेरिका से जुड़ा हुआ था क्या? क्योंकि अब यह बात स्पष्ट हो चली है कि ट्रंप की जो भारत से नाराज़गी है वो केवल इसलिए नहीं है कि भारत रूस से ऑयल ख़रीद रहा है, क्योंकि रूस से तेल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी ख़रीद रहा है, उनके ऊपर नहीं लगा है। उनकी नाराज़गी ये है कि भारत ने उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट्स थे पाकिस्तान में, वो भारत ने उड़ा दिए, और उसके बाद फिर उनको बीच में कूदना पड़ा, और कूदने के बाद फिर
ये भारत ने एक्नॉलेज भी नहीं किया, और भारत ने जब एक्नॉलेज नहीं किया तो यह बात आम हो गई कि भैया भारत ने पाकिस्तान को ही नहीं मारा, अमेरिका को भी बहुत बुरी तरह से मारा। और इसको लेके मिस्टर ट्रंप, उनकी जो ईगो है उसको लेके वो चिढ़े हुए हैं, और उस चिढ़ में उन्होंने कोऑप्ट किया रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए किसको? धनखड़ साहब को। तो धनखड़ साहब ने क्या किया? धनखड़ साहब ने कहा कि ठीक है ये तो हम करेंगे, लेकिन बीच में हम यशवंत वर्मा जी को बचा लेते हैं। और उनको बचाने के लिए उन्होंने राज्यसभा में पहले एक कांग्रेस की सहायता से, कांग्रेस को कहा कि भाई तुम्हारी मदद मैं करूंगा रिजीम चेंज में, चंद्रबाबू से बात कर रहा हूं, दूसरे लोगों से बात कर रहा हूं, उनको रैली कर रहा हूं, उनके लिए उनके लॉबिंग कर रहा हूं, तो तुम भी मेरा काम करो क्विड प्रो को। अगर ये नहीं किया होता तो हो सकता है धनखड़ साहब जो हैं वो सफल भी हो जाते, और उसके बाद हो सकता है कि वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते, क्योंकि लोगों की ये तमन्ना तो रहती है ना। अब किसको किसी को क्या कहा जाए, लोगों के बड़े मिसप्लेस्ड एस्पिरेशंस होते हैं कई बार, और इन गलत फहमियों में लोग जो हैं वो अपना भी बुरा कर जाते हैं। कई बार तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि देश को भी भुगतना पड़ता है, लेकिन देश ने इस बार नहीं भुगता, क्योंकि उनकी जो स्कीम थी वो पता चल गई। पता चल गई कि साहब की ये पूरा गठजोड़ हो रखा है, और उस गठजोड़ का काम करने के एवज में जो फेवर उन्होंने मांगा कांग्रेस से, वो कांग्रेस ने कर भी दिया, साइन करके उनको दे दिया कि भाई ये लीजिए यशवंत वर्मा को बचा लीजिए। यशवंत वर्मा को वो बचा नहीं पाए। उसके लिए उन्होंने शेखर यादव को भी, जस्टिस शेखर यादव को भी उसमें घसीटने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाए। तो देखिए, जो चीज़ सामने से इतनी आसान दिखती है वो इतनी आसान नहीं होती। और जिसको बोलते हैं ना सर्कल्स विद इन सर्कल्स, सर्कल्स विद इन सर्कल्स, कितने सर्कल्स होते हैं, ये परमाणु में कितने न्यूट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी को पता नहीं चलता। सब देखने के लिए, उसके लिए आपको बहुत बड़ी मशीन्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ ये मशीन हमारे विश्लेषण के माध्यम से, आप ये समझ लीजिए कि ये मशीन है जो विश्लेषण करके आपको ये अंदर के जो सर्कल्स विद इन सर्कल्स है वो बता रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।